कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। विश्व वानिकी दिवस पर अन्नदाता की खास पेशकश। अधिक पैदावार के लिए करें लौकी की फसल में जरूरी कार्य। हम सभी अपने अस्तित्व के लिए जंगलों पर निर्भर है। जानवरों के लिए आवास और मनुष्य के लिए आजीविका प्रदान करने, मिट्टी के कटाव को रोकने के अलावा पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वनों का बहुत बड़ा योगदान है। वनों के महत्व को उजागर करने और इनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये विश्व वानिकी दिवस क्यों मनाया जाता है और इसके मनाने का क्या महत्व है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विश्व वानिकी दिवस पहली बार साल 1971 में यूरोपीय कृषि परिसंघ के द्वारा मनाया गया। तब से हर साल ये 21 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार विश्व वानिकी दिवस इस उद्देश्य से मनाया गया था कि दुनिया के तमाम देश अपनी मातृभूमि की मिट्टी और वन संपदा का महत्व समझें और अपने अपने देश के वनों और जंगलों का संरक्षण करें। अगर हम भारत की बात करें तो लगभग 24.62% भूमि पर ही वनों और जंगलों का अस्तित्व रह गया है। भारत में वन महोत्सव जुलाई 1950 से ही मनाया जा रहा है और हर साल विश्व वानिकी दिवस अलग अलग थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल की थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ, वन और स्वास्थ्य। विश्व वानिकी दिवस का उद्देश्य है कि विश्व के सभी देश अपनी वन संपदा की तरफ ध्यान दें और वनों को संरक्षण प्रदान करें। बढ़ते शहरीकरण और जनसंख्या की जरूरतों की पूर्ति के लिए वनों की कटाई तेजी से हो रही है। वहीं दूसरी ओर मानवीय चूक और प्रकृति के कारण हर साल वनों में आग लगना गंभीर चुनौती होती जा रही है। पिछले कई सालों से पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में वनों में आग लगने की खबरें अब आम हो चली हैं। इसके कारण कई वन्य जीवों की प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं। साथ ही वर्षा का संतुलन भी बिगड़ गया है। कहीं भीषण सूखा तो कभी बाढ़ जैसी आपदाओं में बढ़ोतरी हो रही है। भारत सरकार द्वारा सन 1952 में निर्धारित राष्ट्रीय वन नीति के तहत देश के 33.3% क्षेत्र पर वन होने चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। वन भूमि पर उद्योग धंधों और मकानों का निर्माण, वनों को खेती के काम में लाना और लकड़ियों की बढ़ती मांग के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इसीलिए अब समय आ गया है कि देश की राष्ट्रीय निधि को बचाएं और इनका संरक्षण करें। हमें वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा, कृषि के साथ वानिकी वृक्षों को लगाना और जल संरक्षण के उपायों को अपनाना होगा। इसके संबंध में प्रसिद्ध पर्यावरणविद कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने कहा था कि वृक्षों का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी ही जीवन है। वन पर्यावरण लोगों और जंतुओं को कई प्रकार का लाभ पहुंचाता है, जैसे फर्नीचर, प्लाईवुड, ईंधन, कागज के लिए लकड़ी, रबर और कई तरह के उत्पाद जैसे गोंद, फल, सुपारी और मसाले भी वनों से मिलते हैं। साथ ही कई औषधीय पौधे भी वनों से ही प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती हैं और इस प्रकार वन भारी बारिश के दिनों में मृदा का अपरदन और बाढ़ भी रोकते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसकी मानव जाति को सांस लेने के लिए जरूरत पड़ती है। वनस्पति स्थानीय और वैश्विक जलवायु को प्रभावित करती हैं। पेड़ पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं और जंगली जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वे सभी जीवों को सूर्य की गर्मी से बचाते हैं और पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करते हैं।
वन ध्वनि को नियंत्रित करते हैं, हवा की दिशा को बदलने और गति कम करने में मदद करते हैं। इसी प्रकार वन्य जीव भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये हमारी जीवन शैली के महत्वपूर्ण अंग हैं और हमें इनके संरक्षण के प्रति जागरूक होना ही होगा। भारत में वनों की रक्षा के लिए लोगों में शुरुआत से ही जागरूकता देखने को मिली। इसका उदाहरण चिपको आंदोलन है। 1970 में पेड़ों के काटे जाने के विरोध में लोगों ने बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भाग लिया। आंदोलन के दौरान लोग पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि उससे काटा ना जा सके। अब फिर ऐसे आंदोलन और सतत वृक्षारोपण के साथ साथ उनकी देखरेख भी जरूरी हो गई है। हम सभी को जागरूक होकर पेड़ पौधों को लगाना है, तभी हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित वातावरण दे पाएंगे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने प्रदेश के बहुत से किसान भाई लौकी यानी घिया की खेती करते हैं और जिन किसानों ने घिया की फसल लगा रखी है तो फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए जरूरी हो जाता है कि आप सिंचाई और लौकी की फसल को कीट रोगों से बचाएं। तो आप किस प्रकार से करें इन सभी कार्यों को, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हेमलता वर्मा। आज आपके सामने लौकी की फसल में किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए तो उसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि किसान भाई इससे लाभ भी कमा रहे हैं लौकी की फसल लगा के। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो खरपतवार की समस्या है जब लौकी की फसल में आती है तो किसान भाई देख लें, क्योंकि अगर खरपतवार आएगा अपनी फसल में तो पौधे की वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि लौकी बेल वाली फसल है। अगर वो खरपतवार की वृद्धि हमारे खेत में दिखेगी तो जो हमारी बेलें हैं वो सही से वृद्धि नहीं कर पाएंगी और जो उसमें फूल है, फल है, वो सही से नहीं बनेगा। क्योंकि खरपतवार प्रकाश के लिए, पानी के लिए और जो खाद और उर्वरक हम जो दे रहे हैं उसमें कंपटीशन करते हैं और हमारी जितनी उपज मिलनी चाहिए हमको उतनी नहीं मिल पाती। तो किसान भाई जो भी खुरपी की सहायता से या किसी और यंत्र की सहायता से समय समय पर निदाई गुड़ाई करते रहें। निदाई गुड़ाई करने से एक तो फ़ायदा ये होता है कि जो एरेशन होता है वो भूमि का प्रॉपर हो जाता है और हमारे पौधों की वृद्धि भी सही से होती है और जो खरपतवार हैं वो भी निकल जाते हैं। और जो खरपतवार हैं वो कीट रोगों के लिए भी एक होस्ट का काम करते हैं। अगर खरपतवार नहीं होंगे हमारे खेत में तो कीट रोगों का प्रकोप भी हमारी फसल में कम देखा जाता है। किसान भाइयों, यदि आप इस समय लगाई गई लौकी की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसके लिए जल प्रबंधन का तो ध्यान रखना ही है। साथ ही साथ कमजोर फसल की उचित बढ़वार के लिए उर्वरकों का प्रयोग भी करना होगा, तभी आपको लौकी की फसल से अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम देखते हैं कि सिंचाई की व्यवस्था। तो किसान भाई पानी का विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी होता देते हैं फसल में
तो पौधे की जड़ें गलने लग जाती हैं और पौधे की वृद्धि भी सही प्रकार से नहीं होती है। तो किसान भाई ये देख लें कि हमारी पहले भूमि किस प्रकार की है। अगर भारी भूमि है तो हमें पानी कम लगेगा और हल्की मिट्टी है तो पानी ज़्यादा लगेगा। आप पहले पानी देने से पहले देख लें कि हमारी मिट्टी में पानी की आवश्यकता लग रही है, तो उसको देख के पानी दें। तो जब भी तुड़ाई करें तो उसके बाद देखते रहें कि हमारी फसल में उर्वरक की मात्रा लग रही है, तो नाइट्रोजन जो हमने कई बार पहली शुरुआत में दिया था तो बचा दे देते हैं, तो तुड़ाई के समय आप दे सकते हैं उर्वरक। तो इस तरह इन बातों का ध्यान रखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लौकी की फसल को सबसे अधिक नुकसान कीट और रोगों के प्रकोप से ही होता है। यदि आपने समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया तो लौकी के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण जरूर करें। किसान भाई, अब हम चर्चा करेंगे लौकी की फसल में कौन कौन से कीट और रोग लगते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कीट नियंत्रण पर। इसमें कौन कौन से कीट आते हैं लौकी की फसल में। तो सबसे पहले आता है एक बीटल आता है। तो ये बीटल क्या करता है, पहले पत्तियों को, छोटी पत्तियों को काटता है, फूल को काटता है। जब फल बन जाता है तो फल को भी नुकसान पहुंचाता है। पौधे पर इस कीट को देखें तो एक दवाई आती है क्विनोलफॉस करके दवा, उसकी 2 ग्राम लीटर प्रति मात्रा के हिसाब से घोल बना के स्प्रे करें तो इस कीट का हमें प्रकोप से बच सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मुख्य कीट है लौकी वर्गीय फसलों में। तो इस कीट का विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर ये दिखता है तो इसको नियंत्रित करें। फिर एक कीट आता है फ्रूट फ्लाई करके, ये भी मुख्य कीट है लौकी की फसल में देखा जाता है। तो ये कीट क्या करता है, ये मक्खी के रूप में होता है। इस कीट की मक्खी फूल से फल बनते समय उसमें अपने अंडे देती है और फल बड़े होने पर इसके मैकट फलों को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, जिससे फल सड़ जाता है। तो आप इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले खेतों में मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप लगाएं, जिसमें नर फल मक्खी एकत्रित होकर नष्ट होती रहती है। इससे रासायनिक नियंत्रण के लिए प्रोपिनोफास दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के साथ से घोल बनाकर छिड़काव करें। ट्रैप नहीं कर रहे हैं तो किसान भाई क्विनोलफॉस नाम की दवा आती है, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से दवाई का स्प्रे करके भी अपने जो फ्रूट फ्लाई है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाई, अब हम चर्चा करेंगे लौकी में कौन कौन से रोग आते हैं और किस प्रकार से उनका नियंत्रण करें। तो सबसे पहले इसमें रोग आता है पाउडरी मिल्ड्यू, जो एक फफूंदी के द्वारा फैलता है। तो इसमें हमने देखा है पत्तियों पर, तनों पर एक सफ़ेद सा पाउडर जम जाता है, जो बाद में पूरे पौधे पे बढ़ जाता है शुरुआती अवस्था में, और फिर पूरा पौधा सूख जाता है तो उसकी बढ़वार रुक जाती है। अगर इस प्रकार का जो हमारे पौधे में समस्या देखी जाती है तो एक वेटेबल सल्फर आता है, तो उसका घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर वेटेबल सल्फर का घोल करके आप स्प्रे करें, तो इससे हमारी जो फसल पे जो पाउडरी मिल्ड्यू आया उससे रोकथाम मिलती है। एक है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू भी एक फफूंदी के द्वारा फैलता है। तो इसमें रोग युक्त लक्षण जो है निचली पत्तियों में पाए जाते हैं। निचली पत्तियों पर कोणाकार धब्बे बन जाते हैं, जो ऊपर से पीले या लाल भूरे रंग के होते हैं। तो इस प्रकार के जब हमें अपनी फसल में धब्बे दिखाई दें, और फिर क्योंकि ये फिर बाद में धब्बे बढ़ के पूरे पत्तियों को कवर कर लेते हैं, तने को कवर कर लेते हैं, और हमारा फूल भी नहीं सही बनता या फिर हमारा फल की वृद्धि नहीं हो पाती। तो इस प्रकार का जब हम अपने फसल में इस प्रकार के रोग का प्रकोप देखें तो इसके लिए मैंकोजेब करके दवा आती है, इसकी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करें। अगर प्रकोप ज़्यादा दिखे तो 10 से 15 दिन के अंतर से फिर से दोबारा स्प्रे करें, तो इससे इस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। तुड़ाई के लिए किसी अच्छे सेकेटियर या चाकू की सहायता से फलों की तुड़ाई करें, क्योंकि तुड़ाई के लिए फल सॉफ्ट होना चाहिए। अगर कड़ा हो जाएगा, समय पर तुड़ाई नहीं होगी, कड़ा हो जाएगा तो उसका बाजार मूल्य कम हो जाता है। इसलिए जो फलों की तुड़ाई है समय पर करें और देखरेख किसान भाई समय समय पर करते रहें तो अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आजकल किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है और इसके लिए किसान खेती में विभिन्न खादों का उपयोग करते हैं। आज हम आपके लिए नाडेप कंपोस्ट के बारे में जानकारी लाए हैं ताकि आप खेती में नाडेप कंपोस्ट बनाकर उपयोग कर सके। तो किसान अपने स्तर पर नाडेप कंपोस्ट कैसे बनाएं और अपनी फसलों में इसका उपयोग किस प्रकार करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरेंद्र यादव। आज आप लोगों को नाडेप कंपोस्ट के बारे में चर्चा कर रहा हूं। किसान भाइयों, नाडेप कंपोस्ट की आवश्यकता क्यों? किसान भाइयों, नाडेप कंपोस्ट एक ऐसी तकनीक है जिसमें कम गोबर में अधिक खाद बनाने की ये तकनीक है। किसान भाइयों, इस तकनीक को सर्वप्रथम यावतमल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के नाडेप काका ने इस तकनीक को प्रचलन में लाए। इस तकनीक में कम गोबर में अधिक खाद बनाने की तकनीक है। कहने का मतलब हमारे पास 100 कुंटल हमारे पास फार्म वेस्ट है, सूखा खरपतवार है, तो उसमें जो है हम 1 कुंटल गोबर की खाद से हम ये खाद तैयार करने में सक्षम है। किसान भाइयों, नाडेप कंपोस्ट और जो हम एक कह लेंगे कि अवैज्ञानिक तरीके से जो घूर गड्ढे में खाद तैयार करते हैं, दोनों में अंतर है। थोड़ा सा अंतर ये है कि ये ज़मीन के ऊपर हम इसको इस तरह के ढांचा बनाते हैं। ईंटों की सहायता से पक्का नाडेप बनाया जाता है जिसका आकार 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा होता है। ईंटों को जोड़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तीसरे, छठे और 9वें रद्दे में मधुमक्खी के छत्ते के समान 6 बाय 7 के छेद छोड़ दिए जाते हैं। किसान भाइयों, यह ढांचा बनाने के लिए आपको 2500 से 3000 का खर्चा आता है। तो इसको हम जमीन के ऊपर हम बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एरोबिक मेथड, और जो घूर गड्ढे में खाद बनाते हैं उसको बोलते हैं अनएरोबिक मेथड। तो दोनों की बैक्टीरिया जो है इसको डिकम्पोज करने की अलग अलग हैं। किसान भाइयों, हमारे फार्म पे जो है, आपकी फार्म पे बहुत सारे वेस्टेज होते हैं। जैसे आपके पास फसलों का बहुत सारा वेस्टेज है, सरसों का वेस्टेज, मान लीजिए आपके पास दलहनी फसलें हैं, मटर, चना, इनका जो भूसा होता है, जो सूखा होता है, उस बहुत सारा तादाद मात्रा में होती है। तो उसको आप इस तरह के ढांचे में भर करके बहुत अच्छी खाद बना सकते हैं। इस तरह की खाद आप नाडेप कंपोस्ट बना लेंगे। भराई से पहले टाके की दीवारों को गोबर के लेप से लिपाई कर दें। इसके बाद पहली परत पर विभिन्न वनस्पति सामग्री जैसे सूखे पत्ते, डंठल, कचरा, टहनियों को 6 इंच तक भर दें। दीमक नियंत्रण के लिए नीम और पलाश की पत्तियां जरूर डालें। अब दूसरी परत में 3 से 4 किलो गोबर का घोल बनाकर वनस्पतिक सामग्री के ऊपर डाल दें। अब तीसरी परत पर 50 से 60 किलो छनी हुई मिट्टी की परत बना दें। बता दें कि 11 से 12 परतों में पूरी सामग्री भर जाएगी। इसके बाद टाके को 400 से 500 किलो मिट्टी की परत बनाकर गोबर से लिपाई कर दें। 15 से 20 दिनों बाद जब सामग्री 8 से 9 इंच सिकुड़ जाए, तब दूसरी भराई करके टाके को अच्छी तरह ढक दें। एक पक्के नाडेप टाके से साल में 3 बार खाद तैयार की जा सकती है। किसान भाइयों, जब हम ये पैक कर देंगे तो इसमें जो है, जब इसकी प्रक्रिया एरोबिक मेथड स्टार्ट होगा, इसका टेम्परेचर लगभग 80 से 95 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। खरपतवार के बीज हैं वह इसमें नष्ट हो जाते हैं। तो आपके खेत में वह गोबर के खाद के द्वारा पहले चला जाया करता था, वह नहीं जाएगा, जो है इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धता है। इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता इस नाडेप कंपोस्ट की, कि आपके खेत में
खरपतवार के बीज नहीं जाएंगे और अनावश्यक अवांछित जो है खरपतवार आपके खेत में नहीं उगेंगे। इस तरह की खाद को जब उपयोग करेंगे, किसान भाइयों, यह खाद आपको 3 महीने में तैयार हो जाती है और घूर गड्ढे में जो खाद तैयार करते हैं वो 6 महीने में तैयार होती है। ये खाद का मात्रा जो है 1 एकड़ में 8 से 10 कुंटल खाद हम इसको यूज करते हैं 1 एकड़ में। आप जैसे घूर गड्ढे की खाद को बना के बेचते हैं उस तरह से इस खाद को भी बेचिए। आपके घूर गड्ढे खाद से इसकी जो है यह खाद ज़्यादा महंगी होगी। अगर घूर गड्ढे की आपको 3,000 रुपये ट्रैक्टर है तो यह 5,000 रुपये ट्रैक्टर आपका खाद बिकेगा, ये निश्चित रूप से। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है संगरिया जिला हनुमानगढ़ के कृषक राजीव सिंह ने। ये गन्ने से अच्छी क्वालिटी का गुड़ बनाने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राजीव सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सर्वप्रथम गुड़ बनाने के लिए जो जब हम लोग पेराई कर लेते हैं तो उस रस को हम लोग छलने से छानकर और सेटलिंग टैंक में भेज देते हैं। तत्पश्चात हम लोग IISR मॉडल जो है वो 3 पैन सिस्टम जिसमें 3 कड़ाह की भट्टियां हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी रस हम लोग पेराई के बाद जो रस आया उस रस को पंप के द्वारा हम लोग उस कड़ाह में भेजते हैं। रस में जो अशुद्धियां हैं, जो भी मैल है, उसको निकालने के लिए हम लोग वनस्पति शोधकों का यूज करते हैं, जिसमें प्रायः हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसमें सुखलई है, देवला है, भिंडी है, उसके बाद जो भी हमारे मूंगफली के बीज हैं उसका उपयोग करते हैं। तो भिंडी के जड़ और तने को हम लोग 150 ग्राम तने या जड़ को लेके हम लोग पानी के साथ उसको भिगो देते हैं। उसके बाद उसको क्रश करके हम लोग एक चिपचिपा द्रव्य बना लेते हैं और उसको आवश्यकता अनुसार उस रस में मिलाते हैं। तत्पश्चात जूस की जब बॉइलिंग शुरू हो जाती है उस समय ये खासा ध्यान रखा जाता है कि जूस जो है वो अच्छी रस है वो अच्छी तरह उसकी सफाई कर लेनी चाहिए। जब रस का तापमान 103 डिग्री से 105 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है तो चाशनी बनने लगती है। तो उसमें 200 मिलीमीटर अरंडी या फिर मूंगफली का तेल डालते हैं। ऐसा करने पर चाशनी की जलने की खतरा कम हो जाती है। तापमान मापने के लिए इलेक्ट्रिक थर्मामीटर का उपयोग करना चाहिए। जब तापमान 118 से 120 तक हो जाता है तो चाशनी वाले कढ़ाई को उतार लेते हैं, लेकिन इसके पहले जांच कर लें कि गुड़ के लिए चाशनी पूरी तरह तैयार हो गई है या नहीं। जांच करने के लिए चाशनी में गुड़दम डुबाकर अच्छी तरह से ऊपर उठा लेते हैं, जिससे कि उसमें चाशनी लटकने लगती है। अगर चाशनी से रेशम जैसा महीन तथा लंबे सूखे सूत जैसा हवा में उड़ने लगता है तो समझ जाना चाहिए कि गुड़ तैयार हो गया है। अपरिपक्व तथा कीटग्रस्त पौधों से प्राप्त रस जमता नहीं है। इसके लिए 5 से 10 किलोग्राम चीनी का मिश्रण चाशनी में डालने पर गुड़ पूर्ण रूपेण जम जाता है। फिर हम लोग निकाल लेते हैं उस कड़ाह से। निकालने के लिए हम लोग जो है आयताकार लकड़ी की जो आयत बना होता है उसमें हम लोग उसको रखते हैं, अच्छे से मिलाते हैं और प्राकृतिक रूप से ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद जब वो हल्के रंग का रंग आने के बाद हम लोग गुड़ को जो है सांचे में भेज देते हैं। सांचे में डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सांचा भी अलग अलग तरह का उपलब्ध है, जैसे कि ईंटनुमा है, आयताकार है, घनाकार है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग क्यूब शेप में गुड़ को जो हम लोग निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या है कि जब वो सांचे में जाने के बाद हम लोग 45 मिनट तक उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं उसी सांचे में, और उस सांचे से फिर 45 मिनट के बाद हम निकालते हैं। और जैसे स्टोरेज है जिसमें ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन होना चाहिए, ताकि गुड़ हमारा जो गुड़ है वो 1 साल तक उसी कंडीशन उसी क्वालिटी के साथ मेंटेन रहे। तो हम लोग आज जाने की किस तरह से उत्तम प्रकार के गुड़ का उत्पाद कर सके एवं इसके रखरखाव में क्या क्या चीज ध्यान देना है उसके बारे में। धन्यवाद। एक
नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।